इस वीडियो हम लोग केवीएस स्कूल के इस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर आपको जैसा कि दिख रहा होगा क्लास 10th के साइंस का है, हाफ ईयरली एग्जाम का। तो इस वीडियो में इस पूरे पेपर के प्रॉब्लम हम लोग शो करेंगे और उसमें जो एमसीक्यूज होंगे उसके आंसर्स भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रॉब्लम आए हुए हैं और जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए एमसीक्यूज होते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे ABCD कंटेनिंग 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है डाइल्यूट कंडीशन में और उसके अंदर चार अलग अलग मेटल डाले गए हैं। तो एक में आयरन है, एक में मैग्नीशियम, एक में कैल्शियम और एक में जिंक। इसी पे बेस्ड आपसे सवाल किया गया है। पहली एडेड फोर डिफरेंट मेटल्स इन फोर टेस्ट ट्यूब ABCD कंटेनिंग 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज शोन इन द फिगर। सी फाउंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स शो डिफरेंट बिहेवियर। वो बिहेवियर कौन सा है वही आपको बताना है ऑप्शन से। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जब भी यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो ये हाइड्रोजन गैस इसके एजेस से रिलीज होते हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं बॉयंसी। और इसी बॉयंसी की वजह से ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। चाहे आप इसका रिएक्शन किसी एसिड से करा के हाइड्रोजन रिलीज कर दो, चाहे आप वाटर से रिएक्शन करा के हाइड्रोजन को रिलीज कर दो। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, फ्लोट वाला ऑप्शन जो भी होगा वो सही हो जाएगा। तो अगर आप डी ऑप्शन को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प देम टू फ्लोट। ठीक है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ। अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस होगा तो रिडक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पे या तो हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा या फिर ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया होगा। ठीक है, इट लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये सही है। इट गेन बोथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों गेन कर नहीं सकता। इट गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन होता है, नहीं चलेगा। इट लूजेज बोथ, दोनों को लूज नहीं कर सकता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जो सॉल्ट आपने पढ़ा होगा उसमें आपने डिस्कस किया होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उसमें डिग्रीसिंग ऑफ मेटल भी है, पेपर मेकिंग भी है, सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मेशन भी है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑल ऑफ दीज कर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ये रिएक्शन बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है, सबको मोस्टली रिएक्शन याद रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं टू, जैसे टू यूज करोगे तो लेड टू हो जाएगा, इसलिए इसको भी टू लिखना पड़ेगा। और ये टू यूज करोगे तो नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको 4 यूज करना है। तो 2 2 4 ऑप्शन चेक कर लो, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। जब HCl को वाटर के थ्रू पास करोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन कह रहा है सही होगा? पहला है इट डज नॉट आयनाइज इन द सोल्यूशन, ये आयनाइज होता है क्योंकि एसिड है इसलिए पहला नहीं चलेगा। इट आयनाइज इन सोल्यूशन, ये चलेगा। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन। जब ये HCl होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा, हाइड्रोक्सिल नहीं देगा, इसलिए ये नहीं चलेगा। It form hydronium ion in the solution due to combination of hydrogen ion with water। जो H प्लस रिलीज होता है HCl का वो वाटर के साथ कंबाइन होके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेना है सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, ये बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट टुक लेड सेकेंड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड पोटेशियम आयोडाइड, इसके अंदर Ki को ऐड कर दिया। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसलिए आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। और प्रेसिपिटेट किसका मिलता है? PbI2 का। तो PbI2 का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और वो भी प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है? येलो कलर का, ये सबको याद होता है। साथ में मिल जाएगा KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना है ग्रे कलर PbI4 नहीं चलेगा, येलो कलर PbI2, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is the correct representation of the electron dot structure of the nitrogen? Nitrogen atomic number 7 and electronic configuration of nitrogen is 2 and 5. Means outermost shell of the nitrogen contain 5 electrons. So nitrogen share their 3 electrons for the completion of the octet. तो नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा
इस तरीके से। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद के बच जाएंगे, क्योंकि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यही वाला हिसाब आपको चेक कर लेना है। तो आपको ये फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मूविंग और ट्रांसपोर्टिंग वाटर अपवर्ड इन द जाइलम चैनल इज। कह रहा है कि जाइलम चैनल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन जनरेट करता है, या फिर किसकी वजह से होता है। तो रूट प्रेशर ड्यूरिंग द डे एंड ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द नाइट। ट्रांसपिरेशन नाइट में होता नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा ये हिसाब। दूसरा है रूट प्रेशर ड्यूरिंग नाइट एंड ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द डे। ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन डे में होता है हाई रेट से। रूट प्रेशर तो हमेशा काम करता है, लेकिन तो दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए रूट प्रेशर का जो इफेक्ट है हम लोग नाइट में ज्यादा डिस्कस करते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। रूट प्रेशर बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। रूट प्रेशर काम दोनों टाइम करता है, लेकिन डे टाइम में हम लोग ट्रांसपिरेशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसलिए बाकी दोनों ऑप्शन नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होता है उसके लिए डायरेक्शन जनरली पूछ रहा है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज का ट्रांसफर होता है, मतलब जो इम्पल्स होता है, वो डेंड्राइट के थ्रू एंटर करता है और नर्व एंड के थ्रू बाहर रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार जो आपको फिगर दिए गए हैं उसमें चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा फिगर जिसमें डेंड्राइट के थ्रू नर्व इम्पल्स एंट्री कर रहा होगा और नर्व एंड के थ्रू बाहर निकल रहा होगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है, अगर इसको आप देखोगे तो डेंड्राइट से ये नर्व एंड की तरफ चल रहा है मैसेज, और उसके बाद नर्व एंड से दूसरे डेंड्राइट में एंटर कर रहा है, इसलिए यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये आपका पहला वाला सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेंड्राइट से नर्व एंड की तरफ एंटर कर रहा है, ये नहीं चलेगा। दूसरे वाले में डेंड्राइट से डेंड्राइट की तरफ जा रहा है, ये भी नहीं चलेगा। फोर्थ वाले में नर्व एंड से नर्व एंड में एंट्री नहीं होती, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है। और बाकी तीनों गलत हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर होता है न्यूरॉन के अंदर वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी उसके डायरेक्शन को अभी चेंज नहीं कर सकते आप। इसलिए डायरेक्शन जो भी होगा वो डेंड्राइट से नर्व एंड की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के लिए कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। ये तो सही है, बस नॉन मेटल में ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, बाकी सब मोस्टली नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये तो बिल्कुल नहीं होता। मेटल्स टिपिकली हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये गलत है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली है बस शाइन अपीयरेंस, ये भी नहीं चलेगा, साइन अपीयरेंस इनका नहीं होता, ये डल होते हैं बस आयोडीन को छोड़ के, इसलिए ये भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ द ब्रेड। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर जो राइजोपस के स्प्रेड का फैक्टर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ये बिल्कुल चलेगा। ये स्पोरेंजिया के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर जनरेट करता है, इस वजह से स्प्रेडिंग की रेट हाई रहती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ये भी सही है, क्योंकि इसी न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबिलिटी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए रेट इसकी हाई रहती है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइफी, इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप, इसकी शेप का कोई मतलब नहीं है। चेक कर लेना है, ऑप्शन 1 एंड 2 कोई होगा तो वो सही हो जाएगा। तो 1 एंड 2 आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में आपको मालूम है कि सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर वही पायरुवेट क्रेब साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जो पहला स्टेप है वहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वहां पे एनर्जी केवल 2 ATP होती है, और जो सेकंड स्टेप है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, एंड क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ऑप्शन चेक कर लेना है। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो लिखा हुआ है ग्लूकोज चेंज होगा साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट और एनर्जी में, फिर वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज हो जाएगा CO2 एंड वाटर में। अब यहाँ पे CO2 और वाटर के साथ इन्होंने एनर्जी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। डी वाला चेक करोगे तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज होता है पायरुवेट और एनर्जी में, फिर यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज होता है CO2 वाटर और एनर्जी में, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही कर दोगे। बाकी ये दोनों फर्स्ट सेकंड सही नहीं है, क्योंकि पायरुवेट के साथ इन्होंने एनर्जी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर के अंदर होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस से पूछ रहा है।
अब इसमें जो जो स्टेप दिया है बस उसी स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी स्टेप तो इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर सीडिंग, फिर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सीडलिंग से पहले आता है, ये नहीं चलेगा। सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले एम्ब्रियो नहीं बन सकता, सीड नहीं बन सकता, ये भी नहीं चलेगा। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। तो आपको लिख देना सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द गिवन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। इस फिगर से बड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा, बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है ये, आपको एग्जाम्पलर में दिख जाएगा, और बड़ा कंफ्यूजिंग सा भी है। कंफ्यूजिंग सा इसलिए है कि यहाँ पे हमको पता नहीं चलता कि जो नॉर्मल है वो कौन सी लाइन है। हम लोग नॉर्मल इस लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, इस लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक में मीडियम इधर लिखा हुआ है, एक में मीडियम इधर लिखा हुआ है, इसको हम लेफ्ट राइट मान लें या फिर अप डाउन मान लें, ये कंफ्यूजन है। इनको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक पार्ट को शेड कर देना चाहिए था, इन्होंने शेड किया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोग जो आंसर लिखते हैं उसमें इस वर्टिकल लाइन को हम लोग नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखोगे तो लाइट जब यहां से मीडियम बी में जा रहा होगा तो यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको छोटा दिख रहा होगा आई से। इसका मतलब जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, और नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, इसका मतलब जो मीडियम बी है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको आंसर कभी भी याद करके नहीं रखना है कि इसका आंसर यही वाला होगा, हम उसको लिख के आ जाएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, ठीक है, क्योंकि इसके दो दो आंसर आते हैं, तो कौन सा पूछा हुआ उसके अकॉर्डिंग आंसर बदलेगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ इसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो जिस मीडियम का लिखेंगे उस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखनी है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, तो मीडियम बी के अंदर जो वेलोसिटी होगा वो नीचे आएगा, तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी, ऊपर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है। अब यही आपको बताना है यहाँ पे। तो अब देख लो, जब ये वाला मीडियम डेंसर हो गया बी, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम रहेगी, मतलब नीचे वाली वैल्यू हो गई लेस, ऊपर वाली वैल्यू हो गई मोर। इसलिए जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा ग्रेटर देन यूनिटी, इसलिए यहाँ पे अभी इसका आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी। अब कभी कभी आपसे यहाँ पे पूछ लेता है राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, और जब ऐसा बोलेगा तो आपको यानी कि निकालना होगा एन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और जब ऐसा करोगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए आपको लिखना पड़ेगा नीचे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी आप लिखोगे ऊपर। ये वाली वैल्यू आपकी होगी लेस, ये वाली वैल्यू होगी आपकी मोर, इसलिए आंसर आ जाएगा लेस देन यूनिटी, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो लाइट होता है वो आईज के अंदर एंटर करता है प्यूपिल के थ्रू, और प्यूपिल की साइज को रेगुलेट करता है आइरिस, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट है उसके अमाउंट को आइरिस रेगुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, if the voltage across a resistor is doubled and the resistance remain constant, the power dissipated in the resistor will be। तो यहाँ पे जो हिसाब दिया गया है उसमें आपको दिया गया है वोल्टेज और आर, और पावर पूछ रहे हैं। अब पी का रिलेशन वी आर के साथ डायरेक्ट आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो उसको चेंज करके भी आप निकाल सकते हो, तो अभी मैं चेंज करके निकाल रहा हूँ। P इक्वल टू एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये सबको याद रहता है और ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद रहेगा तो यहाँ से और भी फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। अब P आपको चाहिए, वोल्टेज भी आपको चाहिए, रिलेशन में R है, I है नहीं, इसलिए I को हम लोग चेंज कर देंगे ओम्स लॉ से, और I इक्वल टू होता है V बाई आर, तो हम लोग I की जगह जब V बाई आर लिखेंगे तो P इक्वल टू आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बाई आर। अब इसी रिलेशन से इसको इक्वेट करना है, तो जहां पे वोल्टेज है उसको डबल करना है तो 2v लिख देते हैं, और इसका स्क्वायर कर देंगे। आर बोल रहा है कांस्टेंट है, इसलिए आर के अंदर नो चेंज, तो आ जाएगा 4v स्क्वायर बाई आर। ये पुराना वाला पावर ये है, नया वाला पावर ये है, कंपेयर करोगे तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया है, इसलिए आपको लिख देना है इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स, ठीक। ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 16 तक के एमसीक्यूज। अब आपको आगे 4 एसर्शन रीजन देखना है, तो चलिए उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है ये।
वीक एसिड डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर एंड डू नॉट फुल्ली आयनाइज, ये भी सही है। और ये पार्शियली डिसोसिएट होता है इसीलिए इसको वीक बोलते हैं, इसलिए आप बोल सकते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन भी है ये, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 है, पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल गलत है, पायरुवेट 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, ये हो गया फॉल्स। इट इज अपीयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रिस्पिरेशन, ये करेक्ट है। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, ये आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म, ये सही है। और रीजन कह रहे हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म, ये बिल्कुल सही है और यही इसका रीजन भी है, इसलिए ऑप्शन आपको लिख देना है ए। अलग अलग एंगल पे बेंड होने की वजह से ही जो 7 कलर उसके होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे और आपको व्हाइट कलर ब्रेक होता हुआ दिखेगा 7 कलर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज द सम ऑफ द करेंट्स थ्रू ईच ब्रांचेस, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो डिवाइड होता है और I इक्वल टू I1 I2 I3 होता है इनके हिसाब से। तो बिल्कुल सही है, ये वोल्टेज सेम रहता है यहाँ पे। द वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इन अ पैरेलल सर्किट इज द सेम विच causes डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू ईच ब्रांच बेस्ड ऑन इट्स रेजिस्टेंस। और सभी जो डिवाइस हैं अपने अकॉर्डिंग जब यहाँ पे करंट यूज करते हैं, इसीलिए जो टोटल करंट होता है उनके अलग अलग जो करंट पास होते हैं उनका सम आता है, इसलिए इसको भी आप एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, तो इसका भी ए हो जाएगा सही। ये तो हो गए 20 प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज के। अब बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो ये है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21, 22, देन 23, 23 का ऑप्शनल भी यहाँ पे है, और 24, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, देन 26, फिर सेक्शन सी का 27 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस, तो CuO चेंज हो रहा है Cu में, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो लिख दो CuO रिड्यूस, फिर H2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 29, फिर उसके बाद ये है 30, 31, 32। आप देख लेना है लोग, आप देख लो, ये सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग। सेक्शन डी का 34, देन 35, 36, देन ई का केस बेस्ड प्रॉब्लम होगा, ये हाइड्रोकार्बन से दिया गया है, मतलब कि कार्बन कंपाउंड से। उसके बाद ये कहाँ से है, ब्रेन से है, और ये कहाँ से है, लाइट से है। ये है इसके क्वेश्चंस। ये हो गया कंप्लीट पेपर। बाकी दूसरे क्वेश्चन के साथ हम आगे आएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।